हमारे पास आता है द क्वाड एक्सपेरिमेंट। आपने सुना भी होगा, अभी रिसेंटली पहली मीटिंग हुई थी क्वाड की। ठीक है, क्वाड का क्या मतलब? क्वाड वर्ड का मतलब ही होता है चार। आपको पता होगा क्वाड होता है फोर। तो चार कंट्रीज आपस में मिले। कौन कौन से? इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये अपनी एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं जिसका नाम क्या है? मालाबार। इसका नाम क्या है? मालाबार एक्सरसाइज। ठीक है ना। हालांकि पहले इंडिया रिलक्टेंट था ऑस्ट्रेलिया को इस ग्रुप में डालने के। पहले इंडिया कह रहा था कि नहीं नहीं, ऑस्ट्रेलिया को रहने दो। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से कोई प्रॉब्लम है। इस क्वाड के बारे में एक बात है। बात ये है कि हमें मतलब कहीं ना कहीं चाइना को ये लगता है कि ये जो क्वाड ग्रुपिंग बनाई गई है ये इसके अगेंस्ट बनाई गई है। मतलब इस ग्रुपिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कहीं ना कहीं चाइना को कंटेन करें। और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है। कहीं ना कहीं ये बात सच भी है। ये चारों डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। इन चारों का चाइना के साथ कुछ ना कुछ इशू चल रहा है। किसी ना किसी एंगल से कोई ना कोई इशू चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया का भी प्रॉब्लम चलता है चाइना के साथ। जापान का भी एक इशू चल रहा है आइलैंड्स का। और अमेरिका का तो इशू चाइना के साथ चलता ही है। और आपको पता है कि इंडिया भी इस ग्रुप में शामिल हो चुका है। ठीक है, तो इंडो पैसिफिक रीजन, कौन सा रीजन पड़ता है इंडो पैसिफिक? आप लगाइए ये वाला मैप, आपको दिख रहा है। अगर आप इस हिस्से को उठा लेंगे, मतलब इस हिस्से को इस तरीके से कि ऑस्ट्रेलिया को बीच में से हटा दो, और ये वाला पूरा हिस्सा, इस पूरे हिस्से को जहां पर इंडियन ओशन है और जहां पर पैसिफिक ओशन है, इस रीजन को अगर आप उठा लेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडो पैसिफिक। दुनिया के ट्रेड के हिसाब से, वर्ल्ड रिलेशंस के हिसाब से ये जो रीजन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइना की हमेशा से कोशिश क्या रही है कि इस रीजन के ऊपर वो कब्जा करना चाहता है। इस रीजन के ऊपर वो अपना एकाधिकार जमाना चाहता है। आपने सुना भी होगा साउथ चाइना सी के इशू के बारे में। साउथ चाइना सी, ये वाला हिस्सा, वो यहाँ पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। उसकी बाकी देशों के साथ प्रॉब्लम है। चाइना में डेमोक्रेटिक सरकार भी नहीं है। ये चारों कंट्रीज डेमोक्रेटिक हैं। तो 2007 के अंदर जब जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, और उस टाइम पर चाइना के साथ उनके रिलेशंस को बहुत ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे थे, तब उन्होंने प्रपोज किया कि हम लोगों को एक ग्रुप बनाना चाहिए। कौन सा ग्रुप? दुनिया के चार ऐसे बड़े देश जो डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हैं और कहीं ना कहीं चाइना के साथ जिनका थोड़ा बहुत इशू है, यानी कि लाइक माइंडेड डेमोक्रेटिक कंट्रीज। मतलब जो वर्ड यूज किया गया है वो है लाइक माइंडेड डेमोक्रेटिक कंट्रीज को एक ग्रुप बनाना चाहिए। और एक वर्ड क्या है? लाइक माइंडेड डेमोक्रेटिक कंट्रीज। और उनको किस काम में करना चाहिए? क्या काम करना चाहिए? उनको रूल बेस्ड मैकेनिज्म जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए। रूल बेस्ड मैकेनिज्म क्या, किस चीज के लिए अडॉप्ट करना चाहिए? टू कंटेन चाइनीज मिलिट्री एग्रेशन। मे बी आप लोग अवेयर हो कि चाइना ने अपना एक टारगेट बना रखा है 2030 तक। चाइना का ये लक्ष्य है कि वो यूएस की आर्मी के बराबर की फंडिंग कर लेगा और उससे भी ज्यादा आगे बढ़ जाएगा मिलिट्री के अंदर। चाइना की जो आर्मी है वो बहुत तेजी से बहुत ज्यादा तरक्की कर रही है, बहुत ज्यादा एडवांसमेंट के दौर में है। हालांकि अभी भी चाइना की आर्मी के बारे में ये कहा जाता है कि वो यूएस से बहुत पीछे है, लेकिन जिस तेजी से वो आगे बढ़ रही है और जो टेक्नोलॉजीज वो अडॉप्ट कर रही है, आने वाले टाइम में ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट हो जाएगा। ठीक है, खास तौर पर कंट्रीज लाइक इंडिया जिनका बॉर्डर शेयर होता है, जिनका डायरेक्ट डिस्प्यूट है, उनके लिए तो ये एक बड़ी समस्या होगी। तो उन्होंने कहा कि हम लोग इसको एक ऐसे ग्रुपिंग को बनाते हैं जो लाइक माइंडेड डेमोक्रेटिक कंट्रीज का हो, जो रूल बेस्ड काम करे और इंडो पैसिफिक की पीस के लिए जो वर्क करे। तो ऐसे में क्वाड जो है वो पैदा हुआ। क्वाड जो है वो एग्जिस्टेंस में आया, लेकिन उसकी कभी मीटिंग नहीं हुई। उसको कभी फॉर्मल तरीके से कभी एग्जीक्यूट नहीं किया गया। लेकिन रिसेंटली क्या हुआ था? रिसेंटली पिछले हफ्ते क्या हुआ था
कि क्वाड की एक मीटिंग हुई, ठीक है ना। इस मीटिंग में ये चारों कंट्रीज जो थे वो शामिल हुए, ठीक है, और ये ऑनलाइन मीटिंग हुई थी। आपने शायद इस बारे में नोटिस किया हो कि ये सारी कंट्रीज के लोग बैठे थे और इन्होंने ऑनलाइन एक मीटिंग करी थी और डिस्कशन किया था। लेकिन उस डिस्कशन में, उस मीटिंग के अंदर इन्होंने कहीं पर भी ज्यादा चाइना का नाम नहीं लिया, ठीक है। इन्होंने किसके बारे में बात करी? इन्होंने पीस को बना के रखने में बात करी, इन्होंने क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करी, इन्होंने क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करी, इन्होंने वैक्सीनेशन के बारे में बात करी कि किस तरीके से हम लोग डोज को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम सब पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर हम लोग वैक्सीन को पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो चाइना का डायरेक्ट इन्होंने एक रेफरेंस जो है वो वहां पर देखने को नहीं मिला। लेकिन चाइना हमेशा से ये बोल रहा है कि ये ग्रुप जो है ये एशिया का मतलब नेटो है, वेस्ट एशिया का ये एक नेटो है। नेटो का क्या मतलब है? एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो डायरेक्ट की जा रही है थर्ड कंट्रीज के लिए, मतलब कि मेरे अगेंस्ट आप लोग इसको डायरेक्ट कर रहे हो। लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं भाई, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है, हमें तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे, ठीक है। लेकिन तकरीबन सबको ये पता है कि इस ग्रुप का जो ऑब्जेक्टिव है वो इसी के बारे में है कि हम लोग चाइना को कैसे कंट्रोल करें, चाइना को कैसे हम लोग कंटेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ और बातें निकल कर आती हैं। क्या इंडिया को ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए? एक पॉइंट ये भी है। बाकी कंट्रीज को आप देखो ध्यान से, बाकी कंट्रीज चाइना से बहुत दूर है, ठीक है ना। ये है चाइना, बाकी कंट्रीज चाइना से बॉर्डर डायरेक्टली लिंक नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को देखो, अमेरिका को देखो, जापान को देखो, सबके साथ डिफरेंसेस है। क्या किसी के साथ लैंड बॉर्डर्स भी हैं? तो वो है इंडिया के साथ। इंडिया के साथ जो चाइना का प्रॉब्लम है वो बिल्कुल अलग किस्म का है। हमारे साथ तो चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट है, मैरीटाइम डिस्प्यूट तो है नहीं, ठीक है। ये ग्रुप बनाया गया है मैरीटाइम डिस्प्यूट के लिए। तो अब जैसे लद्दाख के अंदर चाइना ने हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट किया, तो क्या ऐसे में यूएस हमारी हेल्प को आएगा, या ऑस्ट्रेलिया हमारी हेल्प को आएगा, या जापान हमारी हेल्प को आएगा? ये तो नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, अगर इंडो पैसिफिक में इनके साथ कोई इशू होता है, तो क्योंकि इंडिया क्वाड का मेंबर है तो इंडिया को जाना पड़ेगा। तो इंडिया यूएस को हेल्प करने जा रहा है, लेकिन क्या यूएस इंडिया को हेल्प करने आएगा बॉर्डर डिस्प्यूट्स के अंदर? क्या लद्दाख के मैटर के अंदर यूएस ने चाइना को आंख दिखाई कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, पीछे हट जाओ, ठीक है। तो फिर अगर इंडो पैसिफिक में कोई प्रॉब्लम है, मतलब हमारा चाइना के साथ रिलेशन ही अलग है, तो क्या इन कंट्रीज के पीछे लग के हमारे को क्वाड के अंदर एंट्री लेना चाहिए था? ठीक है, क्या हमें जाना चाहिए था? क्या उससे हमारे को कोई फायदा है? तो ये जो कई मैटर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे को सोचने वाली बात है, ठीक है ना। और इंडिया जो है डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहता है चाइना के साथ, ठीक है। और ये सब मैटर्स जो है वो हमारे दिमाग में चलते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि अभी तो रिसेंटली क्वाड की फर्स्ट मीटिंग हुई है, हमें क्या पता कि फ्यूचर में क्या होगा, मतलब ऊंट किस करवट बैठेगा, जैसे जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या होगा फ्यूचर के अंदर, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्टिव समझ आया? इंडिया, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस, इनका ये कहना है कि हमने ना ये एक वैल्यू बेस्ड ग्रुपिंग किया है। ये क्वाड जो है किसी कंट्री के अगेंस्ट नहीं है, ये है वैल्यूज के लिए ग्रुप बनाया गया है कि पूरी दुनिया के अंदर एक पीस रहे, डेमोक्रेसी रहे, और पूरी दुनिया अपने लिए काम कर सके, ठीक है। तो वहां पर लेकिन इन कंट्रीज को चाइना की इंटरनल और एक्सटर्नल एग्रेशंस जो हैं उससे कहीं ना कहीं चाइना के बारे में एक दिक्कत क्रिएट होती है। चाइना के इंटरनल एग्रेशंस कौन से हैं? चाइना के इंटरनल एग्रेशंस कौन से हैं? हम लोग कभी ना कभी डिस्कस करेंगे या करा है हमने। चाइना के हांगकांग का इशू, ठीक है। चाइना और हांगकांग के बीच में एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है, ठीक है ना। डेमोक्रेसी जो है वो एट स्टेक है। जैसे हांगकांग चाहता है कि वो डेमोक्रेसी बने, लेकिन चाइना इस चीज को एग्जीक्यूट नहीं होने देना चाहता। चाइना जो है उसके ऊपर कंट्रोल बनाकर रखा हुआ है, ठीक है। रिसेंटली चाइना ने कुछ ऐसे बिल पास किए जो हांगकांग के लिए प्रॉब्लमेटिक थे। फिर सेम चीज चाइना के ताइवान में भी है,
हालांकि दुनिया की तकरीबन देश जो है वो ताइवान को चाइना का हिस्सा मानते हैं, लेकिन धीरे धीरे ताइवान जो है वो सेपरेट आउट होता जा रहा है। वो ये मानता है कि अब वो अलग है, ठीक है, लेकिन चाइना वहां पर भी वॉयलेंस क्रिएट कर सकता है, ताइवान को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फिर चाइना का प्रॉब्लम है जिंजियांग प्रोविंस के अंदर, वहां पर वो बड़े लेवल पर मुस्लिम्स को मार रहा है, ठीक है, लाखों मुस्लिम्स को वो मार चुका है, वहां के कल्चर को वो सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे पड़ोस में हो रही हैं, मतलब जम्मू कश्मीर के ऊपर की तरफ जाएंगे आप तो जिंजियांग प्रोविंस है, वहां पर उइगर मुस्लिम्स रहते हैं, चाइना उनको सिस्टमेटिकली मार रहा है, ठीक है। पाकिस्तान ये देख रहा है, तब भी वो चाइना का फ्रेंड बना हुआ है, ठीक है, ऐसे इंटरनेशनल रिलेशंस को वो मेंटेन कर रहा है। तो ये चाइना, अच्छा चाइना का तिब्बत का प्रॉब्लम तो है ही, तिब्बत के अंदर जो चाइना ने किया, जो यहाँ कर रहा है वही तो तिब्बत में भी कर रहा है, ठीक है ना। तो इन रीजन्स के अंदर चाइना का इतना बड़ा मतलब प्रॉब्लम है, तो हम लोग ये समझते हैं कि भाई चाइना को ये चीजें नहीं करनी चाहिए, उसको इंटरनल डेमोक्रेसी बनानी चाहिए, आखिर उसके देश के अपने लोग हैं, ठीक है, और कई जगह पर सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स भी चल रही हैं। तो ये चाइना का इंटरनल प्रॉब्लम है। चाइना के कुछ एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स भी हैं। चाइना दुनिया भर पे साइबर सिक्योरिटी अटैक्स करवाता है। हमने पिछले वीक के अपने करंट अफेयर सेशंस के अंदर जो पहला आर्टिकल लिया था वो चाइना के अटैक के बारे में लिया था, जो चाइना ने, हो सकता है कि इंडिया में पावर सेक्टर के अंदर कुछ अटैक किए हों, और हमने तकरीबन और सारे साइबर अटैक्स जो चाइना ने करवाए हैं इंडिया के अगेंस्ट, वो सारे भी हम लोगों ने स्टडी किए थे। तो चाइना दुनिया भर में साइबर अटैक्स करवा रहा है, चाइना ने अपनी पूरी फौज बना रखी है जो साइबर सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, और पूरी दुनिया में जो है ये कर रही है, मतलब इस तरह के साइबर थ्रेट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट कर रही है। फिर साउथ चाइना सी के अंदर चाइना बहुत एग्रेसिव है, बाकी कंट्रीज को वो वहाँ फटकने भी नहीं देता, इंडोनेशिया, वियतनाम, ठीक है ना, उनको ये कहता है कि ये तो पूरा समंदर मेरा है, ठीक है, बाकी कंट्रीज को मैं रिकॉग्नाइज नहीं करता कि वो यहाँ पर कुछ करें या कुछ कर सकते हैं, मैं रिकॉग्नाइज नहीं करता, ये पूरा का पूरा समंदर जो है वो मेरे हिस्से में है, ऐसा चाइना बोलता है। फिर चाइना का एलएसी का प्रॉब्लम है हमारे साथ, सिर्फ हमारे साथ नहीं है, चाइना का एलएसी का प्रॉब्लम रशिया के साथ भी है। चाइना का ये एलएसी का प्रॉब्लम कई कंट्रीज के साथ है, ठीक है। चाइना बहुत एग्रेसिव है, एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसीज को होल्ड करता है, अपने दायरे बढ़ाना चाहता है, सामने वाले कंट्रीज को अपने ताकत से दबाना चाहता है। तो ये सारे उसके एक्सटर्नल एग्रेशन हैं। रिसेंटली मतलब अब हम डिस्कस ही कर रहे हैं चाइना को, तो नया टॉपिक है एक, वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चाइना के एक्सटर्नल एग्रेशन के अंदर एक और बहुत बड़ा पेंच है, एंगल है, जो आज के टाइम में दुनिया को देखने को मिल रहा है, वो है 5G टेक्नोलॉजी। हम लोग भी 5G टेक्नोलॉजी को एग्जीक्यूट करने वाले हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो वहां पर चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी है हुआई, आप लोगों ने नाम सुना होगा। इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो कंपनी है ये चाइनीज आर्मी से रिलेटेड है, इसकी लीडरशिप चाइना की आर्मी के पास है, यानी पीएलए के पास है। चाइना की आर्मी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीएलए। तो पीएलए के पास जो है हुआई की, मतलब हुआई का जो अधिकारी है, जो टॉप लेवल है, वो पीएलए में से आता है। और पूरी दुनिया के अंदर अगर आपने 5G को यूज करना हो तो हुआई के पास बहुत बड़े लेवल की टेक्नोलॉजी है। लेकिन हम पिछले कुछ टाइम में यूएस ने मना कर दिया है 5G की एंट्री और हुआई की एंट्री, मतलब 5G की एंट्री नहीं, हुआई की एंट्री को मना कर दिया, कनाडा ने मना कर दिया। इंडिया भी इस बारे में सोच रहा है, और इंडिया ने भी रिसेंटली कहा है कि नहीं भाई, हम चाइना की टेक्नोलॉजी ये 5G के अंदर यूज नहीं करेंगे, बहुत बड़ा थ्रेट है, हमारी इंफॉर्मेशन बाहर जा सकती है, ठीक है ना। तो यूएस बॉयकॉट कर रहा है, इंडिया बॉयकॉट कर रहा है, और इंडिया के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी हम लोग चाइना को बॉयकॉट कर रहे हैं। तो ये भी एक एंगल है कि जहां पर चाइना एक थ्रेट पोज कर रहा है हमारे लिए। तो उसमें भी क्वाड के अंदर अगर हम लोग रहते हैं तो हम लोग मिलकर ऐसी चीजों का सामना कर सकते हैं। तो क्वाड के दो एंगल ये हैं कि क्या इंडिया को इसमें रहना चाहिए, और अगर इंडिया को रहना चाहिए तो वो इस क्वाड को अपने फायदे में कैसे यूज कर सकता है, क्योंकि चाइना जो है आने वाले टाइम में और करंटली भी चाइना की जो नीयत है वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, और वो बाकी कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है, ठीक है। किसी को कोई डाउट इसमें, इस टॉपिक के अंदर, एनी डाउट? नो डाउट, आगे बढ़ते हैं हम।
नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है श्रीलंका टू बैन्स बुर्का। ठीक है, क्या हुआ है रिसेंटली मालूम है आपको? श्रीलंका ने अभी रिसेंटली ये बोला है कि हम अपनी कंट्री के अंदर बुर्का बैन कर देंगे। ठीक है, बुर्का बैन कर देंगे, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम 1000 से ज्यादा मदरसे जो हैं या इस्लामिक स्कूल्स जो हैं उसको बंद करेंगे। ठीक है, ऐसा उसने बोला है। ये एक मतलब एक और देश इस कैटेगरी में ऐड हो चुका है, जिसको हम लोग बोलते हैं इस्लामोफोबिया। क्या बोलते हैं हम इसको? इस्लामोफोबिया। ठीक है, क्या है इस्लामोफोबिया? इस्लाम से एक फोबिया क्रिएट हो रहा है पूरी दुनिया में। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये फोबिया रियल है या नॉन एग्जिस्टेंट है, वैसे हम लोग को डर लग रहा है। लेकिन जिस तरीके से बाकी कंट्रीज भी इस थ्योरी के ऊपर चल रही हैं, और जिस तरीके से बाकी कंट्रीज के अंदर भी ये प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं हम लोग हमारे पास जवाब दोनों साइड में रहते हैं। यस भी होता है और नो भी होता है। लेकिन बेसिक बात यह है कि यस, कुछ ऐसे टेररिस्ट ग्रुप्स जरूर दुनिया में बन गए हैं जिनका जो मकसद है वो वायलेंस क्रिएट करना है, इनह्यूमेन वायलेंस क्रिएट करना है। और वो अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो शो करते हैं कि वो इस्लाम के ट्रू प्रोपोनेंट्स हैं, वो इस्लाम को प्रमोट कर रहे हैं, और वहीं से उनको ये ताकत मिल रही है टेरर एक्टिविटीज को करने की। तो कहीं ना कहीं एक इस्लाम का एंगल जो है वो इसके अंदर जरूर आ जाता है। ठीक है ना, आप दुनिया के मल्टीपल कंट्रीज के अंदर अगर ये इशू देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कहीं ना कहीं ये इशू, ये जो इस्लाम से जो अपनी क्रेडिबिलिटी गेन करते हैं और जिहाद की बात करते हैं, फिर चाहे आप अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की बात करो, फिर चाहे आप फ्रांस की बात करो, फिर चाहे आप यूएस के अंदर कई अटैक्स हुए थे उनकी बात करो। ठीक है, मतलब पिछले 10-15 साल के अंदर, कुछ एक डिकेड्स के अंदर यूरोप के अंदर जो अटैक्स हुए हैं, बेल्जियम के अंदर, ब्रसेल्स के अंदर जो अटैक हुए थे उनका अगर आप डिस्कशन करो, चाइना के अंदर जो हुआ, रोहिंग्याज का जो इशू है, टर्की का जो इशू है, इन सारी कंट्रीज को जब आप मिलाकर देखते हो तो आप ये कहते हो कि इस्लामोफोबिया जो है ये फोबिया पूरे तरीके से शायद गलत नहीं है, और कुछ ना कुछ इशू तो है जिसके लिए बड़े लेवल पर हमें कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। तो श्रीलंका के अंदर क्या हुआ था? श्रीलंका के अंदर 2019 के अंदर ईस्टर वाले दिन, ईस्टर मतलब कि जो एक क्रिश्चियंस का एक धार्मिक त्योहार है, उस दिन जो है वहां पर एक के बाद एक कई बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। ठीक है, ये सारे के सारे हमले, आई थिंक 8 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। ये 8 के 8 बॉम्ब ब्लास्ट जो थे वो सुसाइडल अटैक्स थे, सुसाइडल। ठीक है ना, और सुसाइड बॉम्बर्स थे ये सारे, इन्होंने अपने आप को उड़ा लिया था, और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग भी मर गए थे। ठीक है, चर्चेस के अंदर ये अटैक्स हुए थे, कई चर्च भी इन्वॉल्व थी, और चर्च के अंदर उस दिन बहुत ज्यादा भीड़ थी, तो वहां पर ये जो अटैक्स हैं ये हुए थे। अब सोचने वाली बात ये है, मतलब अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो उस टाइम पर इंडिया ने बता दिया था इनको, श्रीलंका की इंटेलिजेंस को बहुत क्लियर शब्दों में इंडिया ने, उस टाइम पर हम लोग देख भी रहे थे। ठीक है, बहुत क्लियर शब्दों में इंडिया की गवर्नमेंट ने, इंडिया की रॉ ने वहां की इंटेलिजेंस एजेंसीज को बता दिया कि भाई आपके यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होने वाले हैं, आपके यहाँ पर एक दो जो इस्लामिक ग्रुप्स हैं जिनके बारे में आप जानते हो, सच्चाई आपको पता है, वो लोग जो है अटैक्स करवाने वाले हैं। लेकिन वहां की इंटेलिजेंस ने, वहां की गवर्नमेंट ने, वहां की पुलिस ने और वहां के प्रेसिडेंट ने इन चीजों को सीरियसली नहीं लिया। इनफैक्ट अगर आप चीजों को जोड़कर देखेंगे तो इंडियन इंटेलिजेंस की मदद से वहां के कई इंटेलिजेंस को ये तक पता चल चुका था कि अटैक किस दिन होने वाला है, कहाँ पर होने वाला है, तब भी वो उसको अवॉइड नहीं कर पाए। तो जो वहां के उस टाइम के प्रधानमंत्री थे, जो सत्ता जिनकी चल रही थी, मैत्रीपाल सिरिसेना, उनके ऊपर रिसेंटली बहुत बड़े इल्जाम लगे कि भाई कहीं बॉम्ब ब्लास्ट में आप भी जिम्मेदार तो नहीं हो। ठीक है ना, कहीं आपने ही तो नहीं करवाए, क्योंकि जिस तरह की ग्रॉस लापरवाही देखने को मिली श्रीलंका के मैटर्स के अंदर, ठीक है ना, तो वो मतलब बहुत एक्सट्रीम था। तो वहां पर उसके बाद चुनाव हुए, और नया बंदा जो है वो राष्ट्रपति बन गया वहां पर। उस व्यक्ति का नाम है, अभी जो वहां की सत्ता चला रहा है, उसका नाम है गोटबाया राजपक्ष। अब यहाँ पर एक सरनेम आता है जिसको देखकर हमारे दिमाग में एक घंटी बजती है, राजपक्षे।
राजपक्षे जो है, ठीक है ना, ये गोटबाया नहीं, पुराने वाला राजपक्षे, महिंद्रा राजपक्षे, एक और था महिंद्रा राजपक्षे, ये पुराना प्रेसिडेंट था श्रीलंका का। जब श्रीलंका एक और मुसीबत को झेल रहा था, वो मुसीबत थी लिट्टे। भारत का उसके साथ बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन रहा है, ठीक है, हमारी पॉलिटिक्स के अंदर भी लिट्टे का मतलब कहीं ना कहीं एक रोल होता है। तो लिट्टे एक टेररिस्ट ग्रुप था। तो महिंद्रा राजपक्षे जब प्रेसिडेंट था, तब फाइनली 2009 के अंदर इसने एक बहुत बड़ी अटैक किया, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी श्रीलंका की आर्मी ने, और लिट्टे को उन्होंने जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। 2009 के अंदर लिट्टे का उसने खात्मा कर दिया। और ये खात्मा उसने जिस व्यक्ति की मदद से किया था, अपने भाई की मदद से किया था, जो आर्मी का उस टाइम पे सीनियर लीडर था, जिसका नाम था गोटबाया राजपक्षे। तो अब ये गोटबाया राजपक्षे जो है, अब ये सत्ता में है। तो कहीं ना कहीं इनको वही लगता है कि जो मैंने पहले किया था, अब फिर से अपने देश को बचाने की नौबत आ गई है, फिर से मुझे अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना है। और इसीलिए अब ये बहुत स्ट्रांगली जो है इस्लाम के अगेंस्ट, या इस्लाम के जो फोबिया है, या इस्लाम के जो रेडिकल ग्रुप्स हैं, उसके अगेंस्ट इन्होंने मोर्चा खोल दिया है। स्टार्टिंग विद कि पहले तो बुर्का बैन करा है, और फिर उसके बाद जो रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स प्रोवाइड करते हैं इस्लाम की, ठीक है, और धर्म को गलत तरीके से पोज करने की कोशिश करते हैं, ऐसे स्कूलों को बंद करने की इसने कोशिश की है। क्योंकि इसको कहीं ना कहीं ये पता लगा है कि जो इसकी कंट्री के अंदर जो मुस्लिम ग्रुप्स हैं, जो रेडिकल ग्रुप्स हैं, उनका कहीं ना कहीं ISIS के साथ और अल कायदा के साथ उनका कनेक्शन है। तो ये जो चीजें हैं, ये बहुत सीरियस हो सकती हैं, ठीक है, आने वाले टाइम के अंदर। तो रेडिकलिज्म को कंटेन करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए उन्होंने ये स्टेप्स जो है वो लिए हैं वहां की सरकार ने, ठीक है ना। तो ऐसा है। तो ये कोई पहला कंट्री नहीं है, धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती जा रही हैं, और कई लोगों का अपना मानना है, ठीक है ना। अब जैसे आप ये फोटो देखिए, तो इनका कुछ नजर नहीं आ रहा, केवल आंखें नजर आ रही हैं। तो एक बात ये है कि लेडीज भी कई कहते हैं कि हमें अधिकार होना चाहिए बुर्का पहनने का, लेकिन कई वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर अब ये चीज आ गई है कि भाई आप जब सामने वाले आदमी का चेहरा देख रहे हो, तो आप अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हो, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, मतलब ये तो उतना ज्यादा मुझे लॉजिक समझ में नहीं आता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि क्या ये प्रैक्टिस जो है, मतलब ये आज के टाइम में विमेन को रोक कर रखने वाली बात नहीं है, ठीक है, और ये तो हमारे इनके दिमाग में है, ठीक है ना, कि हम पहनना है। लेकिन अदरवाइज कौन आदमी जो है अपनी शक्ल छुपा कर चलना चाहेगा। तो अगर इस चीजों से रिलीज किया जाए, तो शायद इस्लाम प्रोग्रेसिव हो सकता है, चाहे उसमें मॉडर्नाइजेशन आ सकती है। क्योंकि विमेन का मुंह छुपाना, विमेन को पर्दे में रखना, ये सब चीजें जो है, ये पुरानी चीजें हो चुकी हैं। आज के टाइम में ये उतनी ज्यादा नहीं चलती हैं। तो इसलिए विमेन अगर मना भी करे, तो भी हम इन तरह की चीजों को बैन करके खत्म कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा, राइट। तो ये है। किसी को कोई डाउट इसमें? एनी डाउट? अभी रिसेंटली अगर आपको पता हो, तो फ्रांस ने भी ऐसा कुछ सर फ्रांस ने भी किया ना ये। हाँ, सॉरी फ्रांस आपको पता किया है, नहीं या वो। आपको पता हो ये कि फ्रांस ने भी किया है। वहां पर एक प्रोफेसर था जो बच्चों को सिखाता था, इस्लामोफोबिया के बारे में बताता था। तो उसकी हत्या कर दी गई थी। उसकी हत्या किसी 15-16 साल के लड़के ने की थी, जो उस टीचर को जानता भी नहीं था, जो उससे पढ़ा भी नहीं था, उसको जानता भी नहीं था। केवल उसने सुना था कि ये टीचर ऐसे ऐसे बताता है, और उसने जाकर उस टीचर को मार दिया। तो यहाँ से पता लगता है कि दिमाग में क्या रेडिकलिज्म घुसा हुआ है, ठीक है। मतलब मैं आपको कुछ एक एग्जांपल दे सकता हूँ। यही श्रीलंका की जो सरकार है, जब इसने रिसर्च करी, तो जो एक दो लोगों के बारे में इनको जानकारी से पता चला, तो इनको ये पता चला कि भाई ये मतलब अपनी फैमिली के साथ ही, जैसे कोई एक सुसाइड बॉम्बर था इनमें, उसके बारे में ये चीज सामने आई कि उसकी अपनी फैमिली के साथ ही बनती नहीं थी। क्यों नहीं बनती थी? क्योंकि उसका कहना था कि आप इस्लाम के हिसाब से नहीं चलते हो। वो अपनी फैमिली में अपने पिताजी को बोलता था कि जी आप बैंक में पैसा क्यों रखते हो, बैंक जो है वो ब्याज देता है, ब्याज हराम है,
इस्लाम के अंदर, ब्याज नहीं लेना हमको। वो उनको खाने पे टोकता था, वो उनको हर बात पे, अपने घर वालों को हर बात पे टोकता था। जॉइंट फैमिली में था, हर व्यक्ति को हर बात में रोकता था, टोकता था, इस्लाम के हिसाब से उनको बताने की कोशिश करता था और ये समझता था कि सारे के सारे गलत तरीके से इस्लाम कर रहे हैं। मतलब 10 में से 9 लोग उसके खिलाफ थे, उसको बेवकूफ कहते थे, उसको गलत कहते थे, लेकिन एक ना एक आदमी उसको 10 में से मिल जाता था जो उसके दिमाग जैसा हो जाता था और वो उसको अपने दिमाग जैसा बना लेता था और रेडिकलिज्म इस तरीके से प्रमोट होता चला जाता। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन जो है वो पिछले कुछ टाइम से दुनिया में देखने को मिली है। ओके सर, इनमें से 100 में से 80% तो भटके हुए होते हैं जिनका फायदा उठाते हैं ऐसा बड़े लोग। तो बाकी के 20% क्या ठीक होते हैं? बाकी सर मतलब बाकी के 20% जो है वो नहीं सर, बिल्कुल मेरा कहने का मतलब है जो गलत है ना, मतलब जो इनमें से जो भटक जाते हैं, बाकी वो है मतलब जो गलत, कुछ तो अपनी इच्छा से जाते हैं सर। 20% तो अपनी इच्छा से जाते हैं, जो 80% होते हैं वो तो इनके बहकावे में आके जाते वो हैं बिल्कुल सर। इनके बहकावे में आते हैं और जो 20% होते हैं वो ऐसे होते हैं जो अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार रहते हैं। उन्हें सारी सच्चाई का पता है, उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं और वो इन लोगों को अपने पीछे लगा लेते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से माइंड वॉश करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं और फिर ये लोग भी उस आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। तो हमें इन चीजों से बचने की जरूरत है। हमें चाहिए कि यूथ को अच्छी एजुकेशन मिले ताकि वो अपने आप को मतलब इन चीजों से बचा सके। राइट, तो ये है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास हमारे इंडिया के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, कहीं ना कहीं घूम फिर कर ये भी जो है वो इस्लाम के ऊपर आती है, मुसलमानों के ऊपर आती है और इंडिया का एक एंगल जो है वो शो करने की कोशिश करती है कि आजकल क्या चल रहा है। देखो, मैं आपको अगर बैकग्राउंड में बताऊं तो आप ये देखिए, ये है बांग्लादेश, आपको दिख रहा होगा, ये है बांग्लादेश और ये है इंडिया, ये क्या है? इंडिया, ये भी है इंडिया और ये है म्यांमार और ये है म्यांमार की एक लोकेशन जिसका नाम है रखाने स्टेट, रखीने स्टेट या कई बोलते हैं इसको रखाइन स्टेट। ठीक है, अब ये क्या चीज है? एक दुनिया में एक कम्युनिटी है जिसका नाम है रोहिंग्यास। ठीक है, ध्यान से सुनना, दुनिया में एक कम्युनिटी है जिसका नाम है रोहिंग्यास। रोहिंग्यास जो है वो मुसलमान है। ये कहा जाता है कि ये किसी जमाने में बांग्लादेश के कॉक्स बाजार के अंदर ये लोग रहा करते थे, कॉक्स बाजार ऑफ बांग्लादेश। फिर उसके बाद किन्हीं कंडीशंस के चलते, जैसे कि पलायन शुरू हुआ था, ठीक है ना, तो बांग्लादेश के अंदर सिविल वॉर हुआ था और प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, तो उसमें इंडिया में भी कई लोग भाग कर आ गए थे बांग्लादेश से। ठीक है, ऐसे ही कुछ ऐसे लोग होंगे जो इंडिया के बॉर्डर से बहुत दूर रहते होंगे, वो लोग भागकर कहाँ चले गए? वो चले गए म्यांमार के अंदर। ठीक है, बहुत पहले की बात है। वो कहाँ चले गए? जैसे वो चले गए म्यांमार के अंदर, वहां पर उन्होंने अपना घर बना लिया। 1960 का जो दशक था, वहां पर मिलिट्री ने अपना कब्जा जमा लिया। कहाँ पर? म्यांमार के अंदर। म्यांमार ने जब मिलिट्री ने जब अपना कब्जा जमाया तो उसको अपनी सपोर्ट के लिए उसको वहां के जो लोकल कम्युनिटी थी, जो बेसिकली बुद्धिस्ट कम्युनिटी थी, उसकी सपोर्ट चाहिए थी। और बुद्धिस्ट कम्युनिटी जो थी उस टाइम पर वो बहुत ज्यादा अगेंस्ट में थी। किसके अगेंस्ट में थी? इन रोहिंग्याज मुस्लिम्स के। वो इनको बाहर का मानती थी और इनको खदेड़ना चाहती थी, इनको भगाना चाहती थी। तो वो इनके ऊपर वायलेंस करती थी। तो आर्मी जो है इस चीज पर आंखें बंद कर लेती थी और आर्मी जो है इस चीज को प्रमोट भी करती थी। तो वहां पर क्या चल रहा था? मतलब इनके साथ आर्मी ने क्या किया कि उन्होंने इनकी सिटीजनशिप ले ली। ठीक है, इनको सिटीजन का दर्जा नहीं दिया और इनके अगेंस्ट जो है स्टेट स्पॉन्सर्ड कम्युनल वायलेंस भी हुआ, क्योंकि ज्यादातर जो पॉपुलेशन है म्यांमार की वो बुद्धिस्ट है, ये लोग मुसलमान थे। तो इनके अगेंस्ट जो है वो वायलेंस भी क्रिएट हुआ। स्टेटलेस हो गए ये लोग। स्टेटलेस मतलब कि इनका कोई मतलब जगह नहीं रही इनके लिए रहने के लिए। ये कहीं से कहीं भाग रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, इनके लिए कोई जगह नहीं बची। ठीक है, तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर इंडिया ने इनको आने की शरण दी। बहुत लंबे टाइम तक इंडिया के अंदर भी ये लोग आते रहे, थाईलैंड के अंदर ये लोग जाते रहे।
कई लोग पाकिस्तान में भी मूव हो गए, कई लोग बांग्लादेश में भी चले गए, तो रोहिंग्याज इधर उधर मूव करते रहे। ऐसा माना जाता है कि भारत में इस दौरान करीब 40,000 रोहिंग्याज जो है वो भारत में आए। भारत ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर कभी इनका विरोध नहीं किया, कभी इनको आने से रोका नहीं। इनफैक्ट इंडिया ने कभी भी किसी रिफ्यूजी को हमारे यहाँ आने से नहीं रोका। देश में सबसे बड़ी एग्जाम्पल है जो नेहरू के टाइम में आए थे, तिब्बतन्स की। अगर आप धर्मशाला जाएं, मैक्लियोडगंज जाएं, दिल्ली जाएं, तो वहां पर आपको बड़ी बड़ी तिब्बतन फैसिलिटीज दिखेंगी, उनके घर दिखेंगे। ये सब लोग एग्जाइल में रह रहे हैं। इन सब लोगों को अपने घर में प्रताड़ित किया गया, तो ये भाग कर दूसरे देश में आ गए, भारत में आ गए, तो भारत ने इनका मेहमानों की तरह स्वागत किया। ठीक है, भारत ने रोहिंग्याज के अगेंस्ट भी कभी कोई बात नहीं कही। ठीक है, लेकिन 2016 के बाद से हम लोगों की जो पॉलिसी है रोहिंग्याज के लिए, वो पूरी तरह से शिफ्ट हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। हमारी जो रोहिंग्याज के लिए पॉलिसी है वो चेंज हो चुकी है। अब हमारे देश की जो सरकार है वो कह रही है कि हम रोहिंग्या को नहीं आने देंगे, वो रोहिंग्या को रोक रही है, और कई कई मामलों में तो वो रोहिंग्या को आइडेंटिफाई कर रही है, उनको डिपोर्ट कर रही है, उनको डिटेन कर रही है और फिर डिपोर्ट कर रही है। वापस जाओ, अपने घर वापस जाओ, रखाइने जाओ, म्यांमार जाओ, बांग्लादेश जाओ, जहां पर भी तुम्हारा मन करता है वहां पर जाओ, बट यहाँ मत रहो। तो ऐसा इंडिया का जो चेंज स्टैंस है वो दो कारणों से माना जा रहा है। पहला कारण तो ये कि हमारे देश में इस टाइम पर जो सरकार है वो हिंदूवादी सरकार है, वो अपनी एक छवि बनाकर चल रही है, उसकी एक अपनी एक इमेज है, उसका एक पॉलिटिकल ग्रुप है, बेस है, वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए शायद रोहिंग्याज के अगेंस्ट में इस तरह की बातें कर रही है। और शायद कहीं ना कहीं जो CAA बिल था, ठीक है ना, वो भी इस चीज को टारगेट किया करता। दूसरा एक और रीजन भी है। दूसरा रीजन क्या है कि अब रोहिंग्याज ने भी हथियार उठा लिए हैं। उन्होंने एक ग्रुप बनाया है, आरसा। कौन सा? आरसा। ये ग्रुप क्या है? अराकन, अराकन रोहिंग्याज साल्वेशन आर्मी। अराकन यहाँ पर माउंटेन्स है, अगर आपको पता हो तो यहाँ पर अराकन माउंटेन्स है। तो अराकन रोहिंग्याज साल्वेशन आर्मी। और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि दुनिया के टेररिस्ट ग्रुप से, जैसे ISIS है, अल-कायदा है, ठीक है, LAT है, ठीक है, लश्कर तैयबा, इनके साथ इसके कॉन्टेक्ट्स हैं। तो ये चीज भारत के हिसाब से बहुत खतरनाक हो जाएगी अगर आरसा जिस तरह का वायलेंस कर रहा है और जिस तरह का इसको सपोर्ट मिल रहा है। तो इंडिया के इंटरनल पॉलिटिक्स के लिए, इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ये एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। तो इसलिए इंडिया जो है अब रोहिंग्यास को उतना एंटरटेन नहीं कर रहा है, और इंडिया कई कई मैटर्स के अंदर उनको आइडेंटिफाई करके वापस सेंड भी कर रहा है। दूसरा एक इशू ये भी है कि बुद्धिज्म पैदा कहाँ हुआ था? बुद्धिज्म भारत में पैदा हुआ था, आप लोगों ने पढ़ा है ये, ठीक है, बुद्धिज्म भारत में पैदा हुआ था। भारत में बुद्धिज्म की बहुत सारी साइट्स हैं, तो उनको भी एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है इस आर्मी से, रोहिंग्या से। क्यों? क्योंकि जहां पर इन लोगों को प्रताड़ित किया गया है, वहां पर जो कम्युनिटी रहती है, जो लोग इनको प्रताड़ित कर रहे हैं वो खुद बुद्धिस्ट हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक नेचुरल एनमिटी हो सकती है भारत के साथ। ठीक है, रिसेंटली ये पूरा का पूरा मैटर कहाँ से उठा था? ये मैटर यहाँ से उठा था कि रिसेंटली कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई जम्मू के अंदर एक डिटेंशन कैंप बनाया गया है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रोहिंग्यास को आइडेंटिफाई करके रखा हुआ है, और वो जल्दी ही इनको डिपोर्ट कर देंगे, इनको वापस म्यांमार में भेज देंगे। ऐसी ऐसी सिचुएशन जो है, और कईयों ने इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका भी दायर की है। अब क्या लीगल मैटर्स के अंदर इंडिया ठीक है? बिल्कुल ठीक है। उसका एक मैटर है कि दुनिया में यूनाइटेड नेशंस ने एक प्रिंसिपल अडॉप्ट करा है, वो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट। प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट, ये प्रिंसिपल साइन हुआ था 1951 में। ठीक है, 1951 का ये जो प्रिंसिपल है वो लगभग ये कहता है कि अगर किसी कम्युनिटी का परसिक्यूशन हो रहा है, किसी कम्युनिटी को मारा जा रहा है, तो आप वो कम्युनिटी आपके यहाँ रहने आती है, तो आप उसको वापस उस जगह पर मत भेजो जहां पर उनको मारा जा रहा है। ठीक है, एक तो ये है, और एक रेफ्यूजी कन्वेंशन भी है जो रिफ्यूजीज को प्रोटेक्ट करने की बात करती है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, 1967।
तो इंडिया का ये कहना है कि हमने ये दोनों ही एग्रीमेंट साइन नहीं करे हैं, हमने ये एग्रीमेंट साइन नहीं करे हैं, हमने इनको रेटिफाई नहीं किया है, हम इनको मानते नहीं है, तो इसलिए हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं है कि हम इनको बचा कर रखें, इनको प्रोटेक्ट करें। लेकिन इंडिया के इस क्लेम के अगेंस्ट क्या क्या बातें हैं? भाई आपने ये वाले तो नहीं कर रखे, लेकिन आपने यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पे तो साइन कर रखा है, वो भी तो इसी चीज के है। क्या ये ह्यूमन राइट्स के फेवर में है? आपके यहाँ पर आर्टिकल 21 तो है। आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ। और ये उन फंडामेंटल राइट्स में से है, राइट टू लाइफ, जो आपने केवल सिटीजन्स को नहीं देने हैं, आपने ये फॉरेनर्स को भी देने हैं। तो क्या आप राइट टू लाइफ दे रहे हो रोहिंग्यास को? तो ये कुछ मैटर्स हैं जो इंडिया के अगेंस्ट भी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया के अपने व्यूज हैं और बाकी जगह के अपने हैं। तो ये हमारे को देखना है कि क्या हम राइट साइड ऑफ हिस्ट्री हैं या रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री हैं। दैट इज व्हाट वी हैव टू डिसाइड। ठीक है, अभी रिसेंटली तो म्यांमार के अंदर तख्ता पलटी हो गया है, तो वहां पर रोहिंग्यास का प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गया है आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम उसको आर्मी से ही है। ठीक है ना, आर्मी जो है उनको सिस्टमेटिकली मारती है, खत्म करती है, एथनिक क्लींजिंग करती है। व्हाट डू यू मीन बाय एथनिक क्लींजिंग? कि उनकी पूरी की पूरी नस्ल को साफ कर देना। ठीक है, ऐसा कई जगह पर, जैसे हिटलर ने ज्यूज को एथनिक क्लींस करने की कोशिश की थी, जैसे चाइना के बारे में कहा जाता है कि ये उइगर मुस्लिम्स को खत्म करने की, सिस्टमैटिकली खत्म करने की बात करता है, खत्म कर देगा ऐसा। जैसे पाकिस्तान कहता है कि ये अहमदिया और हाजरा कम्युनिटी है, इसकी एथनिक क्लींजिंग वहां पर हो रही है। ठीक है, वैसे ही म्यांमार जो है उसके अंदर एथनिक क्लींजिंग की बात होती है इनकी रोहिंग्यास की। ठीक है ना, तो ये सब मैटर्स हैं रोहिंग्यास के बारे में। ठीक है, समझ आया आपको? कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट न्यूज भी बड़ी इंटरेस्टिंग है हमारी। ये भी फिर से एक बार थोड़ा सा टच है कहीं ना कहीं इस्लामिक टेररिज्म का। ठीक है, यहाँ पर हम एक नए ग्रुप की बात करेंगे हम तालिबान की। ठीक है, क्या है तालिबान? देखो मैं आपको बात बताता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। ये जो अफगानिस्तान है, मतलब देखो भगवान किसी को कोई चीज देता है ना, कई बार तो जो भगवान ने चीज दे दी, ठीक है, वो सबसे ताकतवर होती है। ठीक है ना, अगर कोई आपको स्किल दे दिया, कोई एसेट दे दिया भगवान ने, फिर आप उसके दम पर कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि वो भगवान का आशीर्वाद है। भगवान ने अफगानिस्तान को एक आशीर्वाद दे रखा है, वो आशीर्वाद है इसकी ज्योग्राफी के रूप में। ठीक है, अफगानिस्तान की ऐसी ज्योग्राफी है कि दुनिया की कोई भी बड़ी ताकत आ जाए, वो अफगानिस्तान को कभी हरा नहीं सकी, अफगानिस्तान पर अपना कब्जा नहीं कर सकी। ऐसी ज्योग्राफी है अफगानिस्तान की। जब यूके, ब्रिटेन जो है वो भारत पर राज करता था, भारत जैसे बड़े देश पर राज करता था, तब उसने बहुत कोशिश करी अफगानिस्तान को जीतने की। पाकिस्तान तो जीता ही हुआ था, कभी सफल नहीं हो पाया वो, हमेशा उसने मुंह की खाई। ठीक है, फाइनली उसको दोस्ती करनी पड़ी, किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। फिर जब दुनिया में इतिहास बदला, तो फिर एक नया देश आया, उसके दिमाग में भी यही आया कि मैं कहीं ना कहीं कब्जा कर लूं अफगानिस्तान के ऊपर। उस देश का नाम क्या था? यूएसएसआर। ठीक है ना, जो अपने आप को कोल्ड वॉर एरा के अंदर बहुत ताकतवर समझता था, बहुत जबरदस्त टेक्नोलॉजी थी उसके पास। और उसने 1979 के बाद से उसने अटैक्स करने शुरू किए अफगानिस्तान के ऊपर। उसने उस रीजन को कंट्रोल करने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों को उसने मारा, लेकिन अंततः ये उसकी भी कब्रगाह साबित हुआ। 1991 के अंदर यूएसएसआर कोलैप्स हो गया, और कहीं ना कहीं अफगानिस्तान उसकी बड़ी वजह रही है, अफगानिस्तान उसकी बहुत बड़ी वजह रही है। ठीक है, तो ये 1991 का 1989 का इतिहास था। फिर आते हैं हम नई सहस्त्राब्दी में 2000s के अंदर। तो 11 सितंबर सन 2001 को यूएस के ऊपर बहुत बड़े लेवल का अटैक हुआ। ठीक है ना, जिसको हम लोग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर, पेंटागन के ऊपर, बल्कि एक जहाज तो व्हाइट हाउस के लिए भी था कि व्हाइट हाउस पर उसने अटैक करना है, बट सक्सेसफुल हो नहीं पाया। यूएस के 4 या 5 एयरप्लेन्स को हाईजैक किया गया,
ये पूरा का पूरा प्लान बनाया था उसामा बिन लादेन ने, और एक एक करके उनको भिड़ा दिया गया। यूएस के करीब 3,000 से ज्यादा लोग जो है यूनाइटेड स्टेट्स के मारे गए थे। यूनाइटेड स्टेट्स की जमीन के ऊपर ये सबसे बड़ा हमला था। ठीक है, यूएस भड़क गया। ठीक है, वहां पर बुश एडमिनिस्ट्रेशन थी। 2001 के अंदर बुश नहीं था, 2001 के अंदर थे क्लिंटन जी। तो क्लिंटन जी भड़क गए, लेकिन क्लिंटन जी का उसके बाद साल खत्म हो गया तो आए बुश। तो बुश ने सबसे पहले देखा कि भाई उसामा बिन लादेन कहाँ है, तो पता लगा कि वो अफगानिस्तान में है, उसको सपोर्ट है तालिबान का। अब ये तालिबान क्या है? तालिबान एक इस्लामिक ग्रुप है जो अफगानिस्तान के ऊपर राज करता था, और उसने अफगानिस्तान के अंदर जो जिंदगी है उसको कहीं ना कहीं खत्म कर रखा था। इनफैक्ट सच्चाई ये भी है कि तालिबान को पैदा करने वाला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। 1979, 1989, ये जो 10 साल का जो युद्ध चला था, यूएसएसआर ने जो प्रॉब्लम क्रिएट किया था, तो वहां पर यूएस ने लोकल लोगों को सपोर्ट किया था, उनको हथियार दिए थे। किसने दिए थे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है। ठीक है, हॉलीवुड की मूवी है चार्लीज वॉर करके, ऐसा कुछ। ठीक है, चार्लीज वॉर आप देख सकते हो, आपको समझ में आएगा कि कैसे रशिया अटैक करता था और कैसे यूएस ने बाद में हथियार सप्लाई करवाए। तो तालिबान ताकतवर होता चला गया। तालिबान हथियार कहाँ से लेता था? यूनाइटेड स्टेट्स। तो अब यूएस ने जब तालिबान इस तरह का ग्रुप था, उसने पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर रखा था और रेडिकल बना रखा था इस्लाम को, मतलब बेड़ा गर्क कर रखा था, इकोनॉमी तबाह कर रखी थी। अफीम की खेती करवाकर उससे पैसा इकट्ठा करते थे। लोगों की जिंदगी बद से बदतर थी। लड़कियों को क्या, लड़कों को भी स्कूल जाने की इजाजत नहीं थी, मतलब स्कूल ही नहीं थे। और अगर कोई जाएगा तो केवल लड़का स्कूल जाएगा, लड़कियां स्कूल नहीं जाएंगी। आपने सुना होगा मलाला यूसुफजई के बारे में। ठीक है, वहां पर लड़कियां अगर स्कूल जाती थी तो उनको जान से मार दिया जाता था, उनको घर पे बिठाया जाता था, बुर्का पहना जाता था। मतलब रेडिकल इस्लाम, शरीयत लॉज जो है उनके एक्सट्रीम फॉर्म जो है वो तालिबान प्रैक्टिस करता था। तो यूएस के दिमाग में आया कि मैं इसको अटैक करके इसको खत्म कर दूं, और उसने भी 2003 के अंदर तालिबान के ऊपर अटैक किया। ठीक है, अफगानिस्तान पे अटैक किया। तो ये अटैक जो है आज से 18 साल पहले किया गया था। ठीक है, यूएस को था कि मैंने मतलब 2-3 महीने के अंदर तालिबान को हराना है, और मैंने अफगानिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक सरकार जो है वो स्थापित कर देनी है, और एक तरह से और कंट्री एक जो है वो डेमोक्रेसी हो जाएगा, इस रीजन के अंदर पीस होएगी, हमारा भी दबदबा बनेगा। ये बात सोची थी यूएस ने 18 साल पहले। ठीक है, उसको शुरुआत में सफलताएं भी मिली। आज 18 साल के बाद भी यूएस वहीं का वहीं खड़ा है। यूएस वो लड़ाई लगभग, माने अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो लड़ाई वो हार चुका है। वो तालिबान को खत्म नहीं कर पाया है। तालिबान आज भी उतना ही ताकतवर है। हालांकि यूएस बार बार ये कहता है कि मैं इस लड़ाई को जीत चुका हूं, मैंने उसको हरा दिया है, लेकिन असली बात यह है कि यूएस ऐसा कुछ नहीं कर पाया है। वो तालिबान को अपनी जगह से नहीं हटा पाया है। ठीक है, तो इतनी लंबी उसकी आर्मी ने लड़ाई लड़ी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा किया, लेकिन उसके बाद भी तालिबान अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। अब यूएस के सामने एक बहुत बड़ा थ्रेट है। अब यूएस जो है वो यहाँ से निकलना चाहता है, किसी भी तरीके से यहाँ से बचकर निकलना चाहता है। वो मतलब उसका बस चले तो वो अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़कर निकल ले। ठीक है, लेकिन अगर वो इस तरीके से निकलेगा, अगर वो छोड़कर जाएगा, ठीक है ना, तो ओबामा के टाइम में ये बातें शुरू हो गई थी कि यूएस जो है अपनी आर्मी को वहां से निकाल ले, क्योंकि आर्मी के जो लोग हैं वो तो है तो यूएस के ना, उनकी फैमिलीज अपने घर में बैठी हुई हैं, इंतजार कर रही हैं कि भाई हमारे जो जवान हैं वो गए हुए हैं, कभी ना कभी तो वापस आएंगे। कितनी लंबी लड़ाई चलेगी? लड़ाई का मतलब होता है गए लोग, लड़ाई लड़ी, हारे जीते जो भी है वापस आओगे। तो ये कौन सी लड़ाई है जो 18 साल से चल रही है? तो ओबामा ने इसके बारे में कहा। फिर उसके बाद ट्रंप का भी यही स्टेटमेंट था कि यार हम दूसरे देशों में जाकर लड़ाइयाँ क्यों करें, तो वी शुड गेट बैक। तो वो भी उनको पुल आउट करने की पूरी कोशिश कर रहा था। और अब जो बाइडेन जो है वो भी इस सिचुएशन को ऐसे ही हैंडल करने की बात कर रहा है। लेकिन अब मैटर ये है कि क्या यूएस ऐसे ही मुंह उठाकर वापस आ जाए? ठीक है, ये यूएस की साख के ऊपर धब्बा है। ठीक है, उसको डर है।
तो ऐसे में यूएस क्या करना चाह रहा है, वो वहां पर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाना चाह रहा है, और उस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के अंदर वो तालिबान को इंक्लूड करने की बात कर रहा है। वो तालिबान को इंक्लूड करने की बात कर रहा है। वो ये कह रहा है कि तालिबान तुम भी आओ, बैठो यार, बात करो यार, इसका कुछ निपटारा करो। तालिबान भी टेबल पर आ गया, बैठ गया। तालिबान को लेकर आने वाला पाकिस्तान था। अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात यह है कि इंडिया ने कभी तालिबान को एक पावर माना ही नहीं है। इंडिया ने हमेशा तालिबान को टेररिस्ट ग्रुप की तरह देखा है। इंडिया बोलता है कि मैं इनके साथ बात क्यों करूं, व्हाई शुड आई टॉक टू टेररिस्ट्स। ठीक है, बाकी कंट्रीज का शुरू में यही स्टैंड था, जैसे कि रशिया, चाइना, यूएस, P5 कंट्रीज, उनका भी यही स्टैंड था जो इंडिया का है। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपना स्टैंड चेंज कर दिया। उन्होंने कहा यार ये ताकतवर ही इतना है कि हम इसको रिकॉग्नाइज क्यों ना करें, और उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज करना शुरू किया। तो जो स्टार्टिंग की टॉक्स हुई थी, जो पिछले 5-6 साल से चल रही थी, उसके अंदर इंडिया इन्वॉल्व नहीं हुआ। ये इंडिया की बहुत बड़ी मतलब कमी लगा लो, गलती लगा लो, या इंडिया का एक स्टैंड लगा लो। ठीक है, जो चीज गलत हो जाती है हम बाद में उसको गलती मानते हैं, बट ये भी हो सकता है कि वो गलती ना हो। तो इंडिया का स्टैंड ये था कि भाई हम तालिबान से बात नहीं करेंगे। लेकिन अब इंडिया अपना स्टैंड धीरे धीरे चेंज कर रहा है। अब वो नेगोशिएटिंग टेबल पर आ रहा है। रशिया तो इंडिया को प्रमोट नहीं कर रहा है, बट यूएस ने कहा है कि आप आ जाओ, ठीक है, यू कैन ऑल्सो कम। इंडिया का जो कंसर्न है वो ये है कि भाई मान लो एक स्टेबल गवर्नमेंट तालिबान में नहीं आती है, तो सबसे ज्यादा अगर दुनिया में किसी का नुकसान होगा तो वो भारत का होगा। भारत जो है वो डेमोक्रेटिक अफगानिस्तान के अंदर अरबों रुपया खर्च कर चुका है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, डैम्स, यहाँ तक कि उनका पार्लियामेंट हाउस भी इंडिया ने बनाया था। क्यों? क्योंकि 2003 के अंदर जब अटैक किया था तो शुरू के सालों के अंदर वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो भी गई थी, डेमोक्रेसी आ भी गई थी, लेकिन वो डेमोक्रेसी लंबी चल नहीं पाई। पहले राष्ट्रपति बने थे हामिद करजाई, ठीक है ना, तो वो लेकिन उसको कंटेन कर नहीं पाए, और तालिबान के हाथ की कठपुतली जो है, ऐसे ऐसे सरकारें बननी शुरू हुई और धीरे धीरे डेमोक्रेसी ये अपने आप में खत्म हो गई। तो जब डेमोक्रेसी पहली बार एस्टेब्लिश हुई थी, तभी इंडिया ने हजारों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट्स वहां पे कर दी थी। इंडिया ने एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर ये काम कर दिया था। तो क्योंकि इंडिया ने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, तो इसलिए इंडिया को इन्वेस्टमेंट बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो जो भी सरकार वहां पर सत्ता में आए, उसके साथ वो फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करें, उसके साथ वो फ्रेंडली रहें। ठीक है, लेकिन रिसेंटली इंडिया को तो बातचीत के अंदर इन्वॉल्व नहीं किया गया था। लेकिन अब बात ये है कि मान लीजिए ऐसा हुआ कि पिछली बार जो तालिबान के साथ बात हुई उसमें ये कहा गया कि भाई आप वायलेंस नहीं करोगे, एग्रीमेंट साइन होने के बाद भी वायलेंस कंटिन्यूड रहा। अब लेटेस्ट भी बात यहीं पर फिर से है कि तालिबान जो है कहीं ऐसा तो नहीं है, मतलब मेन बात तो यही है कि तालिबान तो चाहता है कि यूएस की फोर्सेस यहाँ से निकल जाएं। यूएस की फोर्सेस निकल भी जाएंगी, लेकिन उसके बाद अफगानिस्तान का क्या होगा, उसके बाद अफगानिस्तान के लोगों का क्या होगा। ठीक है, तालिबान अभी तो नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कह देगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हम इस हिसाब से चलेंगे, हम डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करेंगे, वायलेंस नहीं करेंगे, लड़कियों को पढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे। आप एक बार चले जाओ, और फिर जब यूएस वहां से चला जाएगा तो फिर क्या डेमोक्रेसी रह जाएगी? फिर क्या अफगानिस्तान एक अच्छा स्टेबल कंट्री बनेगा? ठीक है, और अगर वो नहीं बनेगा, ठीक है, तो वहां के लोगों के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी यूएस की, क्योंकि यूएस ने पिछले 18 सालों से उनको युद्ध के अंदर धकेल रखा है। और अगर हम इन बातों की बात करें, तो अगर तालिबान के साथ टॉक्स ही फेल हो जाते हैं तो फिर किस लेवल की लड़ाई होगी, उसमें इंडिया की इन्वेस्टमेंट्स का क्या होगा, इंडिया उसको कैसे परसीव करेगा, इंडिया का क्या क्या नुकसान होगा। ठीक है वो, और दूसरा, अगर टॉक्स पास हो जाते हैं लेकिन इंडिया का तालिबान के साथ अच्छा रिलेशन नहीं होगा, तो ये सबसे ज्यादा डेडली हो सकता है, क्योंकि तालिबान के पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस है। वो हमारे लिए बहुत बड़े बड़े लेवल की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। हमने तो अफगानिस्तान के अंदर जरांज डेलाराम के नाम से एक बहुत बड़ा हाईवे प्रोजेक्ट बनाया था, ये सोचते हुए कि हम ईरान से आएंगे और अफगानिस्तान के साथ बहुत बड़े लेवल का ट्रेड करेंगे। लेकिन वो चीज हमारी शायद सक्सेसफुल ना हो पाए अगर तालिबान जो है वो सत्ता में रहता है। ठीक है, हालांकि यूएस ने टर्की और रशिया को इन्वॉल्व करा है कि भाई जैसे आपने अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच में
सेटलमेंट करवाया है, वैसे यहाँ पर भी सेटलमेंट करवाओ तालिबान के साथ, और पाकिस्तान भी एक रोल प्ले कर सकता है। लेकिन असली बात तो ये है कि होगा वही जो अब तालिबान चाहेगा, ठीक है ना। बात ये है क्योंकि यूएस की ज्यादा फोर्सेस रह नहीं गई हैं, यूएस यहाँ से पुल आउट कर जाएगा, तो अब होगा वही जो तालिबान चाहेगा। और तालिबान अगर सही डायरेक्शन में चले तो सही है, अगर वो गलत डायरेक्शन में चलेगा देन इट कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, एनी डाउट, एनीबडी हैविंग, किसी को कोई डाउट? ओके